नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 8 मार्च 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। और आज महाशिवरात्रि भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, तो उन दोनों के लिए भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। त्यौहार कोई भी हो, छोटा से छोटा त्यौहार हो, सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। त्यौहार क्यों आते हैं? आपका जो जीवन चल रहा है ना, एक तारतम्यता में कंटिन्यूटी, रोज़ एक ही रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, उसको ब्रेक करने के लिए आते हैं त्यौहार। इसलिए थोड़ा सा पूजा पाठ कर लिया, सेलिब्रेट कर लिया, ये होना ही चाहिए। इस चीज़ को पढ़ाई के कारण से छोड़ देना ये गलत होता है। पढ़ भी लीजिएगा लेकिन इसको भी सेलिब्रेट करना चाहिए। ओके, तो भगवान शिव आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी करें। चलते हैं। भगवान शिव के साथ बहुत सारे कंट्राडिक्शन है। आपने कभी गौर से उनका परिवार का फोटो देखा है क्या? ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा समय लूँगा ताकि आप सोच सकें, ऑब्जर्वेशन सही ढंग से कर सकें। एक बार और मैंने समझाया था आपको, आज फिर से समझाता हूँ। इनके पूरे परिवार का फ़ोटो देखिएगा कभी, बहुत ही बड़े स्तर पर आपको विरोधाभास दिखेगा। विरोधाभास के ही देवता हैं भगवान शिव, डिस्ट्रक्शन के, जिसमें सब कुछ जो अनुचित है फिर भी वो चीज़ उचित हो सकता है। सारे दोष हैं फिर भी वो चीज़ निर्दोष हो सकता है। सारी खराबियां हो सकती है फिर भी वो चीज़ अच्छी हो सकती है। ये इसी के दूतक होते हैं। क्या है भाई? भगवान शिव एक योगी हैं जिनका विवाह, जिनकी शादी किससे होती है? तो एक राजकुमारी से होती है। ध्यान से देखिएगा उस फोटो को। योगी के साथ एक राजकुमारी है। भगवान शिव गाय या बसहा की सवारी करते हैं और माता जी शेर की सवारी करती हैं। जो पुत्र हैं वो पूरे एक इंसान नहीं है। उनका सिर जो है वो हाथी का है और उनका वाहन क्या है? चूहा है। कभी हाथी चूहे पर बैठ सकता है क्या? इमेजिन कीजिए ज़रा, है ना। और भगवान शिव के गर्दन में क्या? नाग विद्यमान होते हैं, यही जो सांप दिख रहा है आपको। और मयूर जो है, ये जो कार्तिकेय होते हैं, उनकी सवारी है। सारे के सारे चीज़ें आपको एक ही फोटो में दिखेगा। क्या एक दूसरे को खाने वाले जीव जो हैं वो भी शांतिपूर्वक सह अस्तित्व के साथ एक साथ रह सकते हैं? जो एक दूसरे के विरोधाभास होते हैं, जिनकी वैचारिक समानता नहीं होती है, जिनकी लैंगिक समानता नहीं होती है, जिनके स्तर की समानता नहीं होती है, आर्थिक समानता नहीं होती, वो सब भी एक साथ सौहार्दपूर्वक ढंग से रह सकते हैं। यही है उस फोटो का मर्म। कभी ध्यान से देखिएगा पूरे परिवार को, आपको दिखेगा। सांप चूहे को खाता है, मोर सांप को खा जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं एक दूसरे को खाने वाले जीव एक साथ बैठे हुए होते हैं। एक योगी हैं और वो एक राजकुमारी के साथ वैवाहिक संबंध में है। ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अंतर्राष्ट्रीय वुमेंस डे। आज महिला दिवस है अंतर्राष्ट्रीय। और प्रेमचंद जी का ये लाइन है, ज़रा पढ़िए क्या लिखा हुआ है। पुरुषों में थोड़ी सी पशुता होती है जिसे वह इरादा करके भी हटा नहीं सकता है, वही पशुता उसे पुरुष बनाती है। विकास के क्रम में वह स्त्री से पीछे है। जिस दिन वह पूर्ण विकास को पहुंचेगा वह भी स्त्री हो जाएगा। वात्सल्य, स्नेह, कोमलता, दया, इन्हीं आधारों पर तो यह सृष्टि थमी हुई है। यह स्त्रियों के गुण हैं। ये महिलाओं के बारे में प्रेमचंद जी का क्या है तो कथन है। इनका कोई स्पेसिफिक कथन नहीं होता था, किसी नोबेल से उठाया गया है जिसका नाम है कर्मभूमि। देखिए यहाँ पर कर्मभूमि इनका नोबेल है। हम भारतीय लोग जो हैं ये अद्भुत होते हैं। हम जब भी हमें कुछ महिला दिवस की बात करनी होती है तो हम झट से किस पे आ जाते हैं कि ये वो संस्कृति है जिसमें माताओं के नाम पहले लगते हैं, पत्नियों के नाम पहले लगते हैं, लक्ष्मी नारायण, सीताराम, है ना। और फिर माताओं के नाम में कौंती पुत्र, उसके पश्चात से यशोदानंदन, ये बोला जाता है। हमारी संस्कृति सच में यही संस्कृति है, लेकिन हम शायद आज के चीज़ों को नहीं देखते हैं कि हम आज क्या हैं, किस स्तर पर हैं। जब भी हमें कुछ भी अच्छी चीज़ बतानी होती है तो इतिहास के अच्छी चीज़ों की चर्चा करते हैं, लेकिन उसी इतिहास ने महिलाओं को अधिकार के नाम पर केवल और केवल घर के काम करने तक सीमित कर दिया। उस चीज़ को हम नहीं देखते हैं। हम अपने ग्लोरियस इतिहास को छोड़कर वर्तमान की चीज़ों पर चर्चा नहीं करते हैं। चंद रील को देखकर महिलाओं के लिए हम अपने दिमाग में एक सोच बना लेते हैं, दिन भर वुमेन नाम के जोक पर हंसते रहते हैं और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इसलिए मनाया जाता है ताकि एक दिन तो फील कीजिए कि जन्म से लेकर मृत्यु तक में सब कुछ रूल रेगुलेशन में जिसका बांध दिया जाए वही महिलाएं होती है। रूल रेगुलेशन का तात्पर्य कितना तेज हंसना है, कितना बड़ा नाखून होना चाहिए, कितने बड़े कपड़े पहनने हैं, कितने से कितने बजे तक घर से निकलना है, किस प्रकार से चलना है, किससे बात करना है, किससे नहीं करना है, कितना पढ़ना है, कितने उम्र तक पढ़ना है। ये सब कुछ रूल रेगुलेशन में बांध कर रख देते हैं, तब जाके वो महिला बनती है।
यही तो हम करते हैं। समाज की सारी मर्यादाएं, सारी परंपराएं आधी आबादी के सिर पर लाद दी जाती है, और आधी आबादी जो होती है उसके लिए ना तो कोई मर्यादा होती है, ना तो कोई कुछ और इस तरह का रूल रेगुलेशन होता है। कभी आपने सोचा है, प्रकृति ने तो केवल 2 जीव बनाए, एक इंसान जीव बनाया जिसमें 2 वैरायटी होते, एक पुरुष और एक महिला। सामान्य तौर पर प्रकृति ने केवल 2 जीव ही बनाए। प्रकृति ने कहाँ बोला कि ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम ताकतवर है। पुरुष इसलिए ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं शारीरिक रूप से बचपन से, क्योंकि वो शारीरिक से संबंधित काम करते हैं। महिलाओं को आप वो चीज़ नहीं करने देते हैं। भारत सरकार या कोई भी साइंटिफिक तौर पर इस चीज़ का प्रूफ तो नहीं है कि महिलाएं शारीरिक रूप से कमज़ोर होती है। तो आपका अपना मानना है, आपका कॉन्ट्रडिक्शन है। तो यही होती है महिलाएं, इसीलिए महिला दिवस मनाया जाता है। एक दिन बैठकर सोचकर विचार कीजिए कि इतने रूल रेगुलेशन अगर आप पर लाद दिए जाएं तो किस प्रकार से आप सरवाइव करेंगे। आप तो 30 के भी हो जाएं तो आप तैयारी कर सकते हैं ना, लेकिन ग्रेजुएशन के 1 साल के पश्चात तो महिलाओं के लिए तो तलवार लटक जाते हैं भाई कि शादी करना है, तैयारी कहाँ से। ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं, वो सच्चाई है जो आप भी जानते हैं, लेकिन सच्चाई से हम लोग नज़रें चुराते हैं। चलिए आज के हेडलाइन पर चलते हैं। और इस तरह के दिवस, एक कवि हैं हरिशंकर परसाई, शायद वही है, मैं अगर गलत हूँ तो मुझे करेक्ट कीजिए। उन्होंने क्या बोला कि दिवस कमज़ोरों के मनाए जाते हैं, महिला दिवस, मजदूर दिवस इत्यादि। कभी आपने सुना है थानेदार दिवस मनाया जाता हो या ज़मींदार दिवस मनाया जाता हो? तो ये कवि की लाइन है। वास्तविकता से इस चीज़ को मत जोड़िएगा, भावनाओं से जोड़िएगा कि क्या कहना चाहते हैं वो। अगर महिलाओं की आबादी को स्वतंत्र रूप से बढ़ने दिया जाए, और भी विकृत शब्दों में बोलो, अगर पेट में ना मारा जाए तो पुरुषों से ज़्यादा होगी उनकी आबादी। रूस में पुरुषों की आबादी से ज़्यादा महिलाओं की आबादी है। अपने राज्य में भी, अपने देश में, केरल राज्य में महिलाओं की आबादी ज़्यादा है। तो किस प्रकार से है? क्योंकि नेचुरली उनका जन्म ज़्यादा होता है, लेकिन हम तो इंसान हैं, हम मार देते हैं बचपन में ही, जन्म लेते ही या उससे पहले ही मार देते हैं। इसके कारण से महिलाओं की आबादी कम हो जाती है। तो ये हम ही इंसान हैं, सभ्य समाज की मैं बातें कह रहा हूँ, आपके इर्द गिर्द की बातें कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। देखिए आज का हेडलाइन क्या है। आज का हेडलाइन है कि भाई प्रधानमंत्री जी कल जम्मू कश्मीर के विजिट पर थे, श्रीनगर गए थे प्रधानमंत्री जी, वहाँ पर रैली किया है। और उसके बाद उन्होंने बोला है कि काफ़ी सारे हमने क्या किए, सुधार किए जम्मू कश्मीर में। और डायनेस्टी पॉलिटिक्स जो था, मतलब कि परिवारवाद की जो पॉलिटिक्स थी, राजनीति थी, 2 परिवार, एक फारूका परिवार और एक मुफ्ती परिवार, इन दोनों परिवारों के हमने डोमिनेंस को तोड़ा है और कश्मीर जो है वो विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है। और उसके पश्चात से अगला न्यूज़ क्या है, SBI को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला था कि जिन जिन लोगों ने चुनावी बॉन्ड खरीदा है, लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन है भाई, सूचना का अधिकार प्राप्त है भारत के लोगों को, मूल अधिकार का हिस्सा है ये। तो आप उनको सूचना दीजिए कि इतने वर्षों में किस किस ने चुनावी बॉन्ड को ख़रीदा है। लेकिन SBI बोल रहा है कि महाराज हमारे पास है तो, लेकिन हम 30 जून से पहले नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हम अभी लंच पर गए हुए हैं। मजाक कर रहा हूँ, लंच पर SBI वाले बैंकों का तो हाल पता ही होगा आपको। तो SBI के जो चीफ हैं, अब उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि इस तरह से तो नहीं होगा। 30 जून क्यों, आप चुनाव के बाद क्यों दे रहे, चुनाव से पहले दीजिए। और ऐसा क्या है भाई, आपके पास तो डिजिटली रूप में होगा किस किस ने चुनावी बॉन्ड खरीदा है, कि आज के ज़माने में आप कॉपी पेन पर लिख रहे हैं कि हाँ फलाना बाबू 100 रुपये का चुनावी बॉन्ड खरीद कर गए। इसलिए अब उन पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल सकता है। उनको बोला गया है कि जल्द से जल्द आप क्या कीजिए, उन नामों को उजागर कीजिए। साथ ही साथ में एक और न्यूज़, भारत सरकार ने AI को एक बहुत ही बड़ा पुश दिया है और लगभग 10,000 करोड़ प्लान 10,000 करोड़ रुपए का क्या है तो निवेश कर रही है AI को लेकर, जिसमें सुपर कंप्यूटर भी बनाया जाएगा और बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐप भी डिज़ाइन किए जाएंगे। और AI मिशन के साथ साथ गवर्नमेंट 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। कितना? 10,000 करोड़, बहुत एक पैसा होता है ये। तो उतना सारा पैसा खर्च करने जा रही है गवर्नमेंट। और यहाँ पर बोला गया कि भारत सरकार AI मिशन के तहत में 10,372 करोड़ रुपए खर्च करेगी। बहुत सारे प्राइवेट कंपनी और नए नए स्टार्टअप जो बनेंगे उनको भी फंडिंग की जाएगी, जो देश में AI को लेकर काम करना चाहते हैं। तो इसको जस्ट ध्यान में रखिएगा, इसमें कुछ ऐसा बहुत बड़ा नहीं है। आप इसको एक पॉइंट के तौर पर, रेफरेंस के तौर पर जब भी AI से संबंधित चीज़ों को लिखें तो भारत सरकार किस प्रकार से कोशिश कर रही है उसमें आप इसका उपयोग
कर सकते हैं। और कितना करोड़? तो 10,000 करोड़ कल कैबिनेट ने अप्रूव किया है। उसके पश्चात एक और न्यूज़ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है कि भाई फ्री स्पीच का सम्मान करना चाहिए। एक व्यक्ति है महाराष्ट्र के जिन्होंने 370 हटाए जाने को ब्लैक डे के तौर पर मनाया था। उसके पश्चात से पाकिस्तान को इंडिपेंडेंस डे की बधाई भी दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 370 के जो निरस्त किया गया कुछ हिस्सा, उसका क्रिटिसिज्म अगर कोई कर रहा है तो ठीक है, उसके क्रिटिसिज्म से वो व्यक्ति खराब नहीं हो जाता है, उसको गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए और फ्रीडम ऑफ स्पीच का सम्मान करना चाहिए। आर्टिकल 19(1)(a), आर्टिकल 19(1) और ए, इसमें क्या बोला गया है? इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्यक्ति की आज़ादी की बात की गई है। प्रेस की स्वतंत्रता से लेकर राइट टू इन्फॉर्मेशन से लेकर फ्रीडम ऑफ स्पीच से लेकर ये सब के सब इसी के तहत में आते हैं। इसके साथ साथ लोग भूल जाते हैं अक्सर कि आर्टिकल 19(2) भी है जिसमें स्वतंत्रता क्या है? स्वतंत्रता जब भी आती है तो कुछ शर्तों के साथ में आती है। स्वतंत्रता कुछ न कुछ शर्तें अपने साथ लाती ही है। तो 19(2) में किसकी चर्चा की गई है? तो कुछ बाधाओं की चर्चा की गई है, कुछ रिस्ट्रिक्शन की चर्चा की गई है। आज के आर्टिकल पर चलते हैं, जो आर्टिकल बेहद महत्वपूर्ण है। क्या है वो? तो महिलाओं के रोजगार से संबंधित डिटेल आर्टिकल है, उसको कवर करते हैं हम लोग, देखते हैं कि क्या आर्टिकल आया हुआ है। उसके पश्चात अगले न्यूज़ पर हम लोग चलेंगे। ओके, देखिए क्या है आर्टिकल। तो कल द हिंदू में प्रकाशित हुआ था। ये किस पर आधारित है? तो ये है आपका कि भाई ए वुमेन अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, शहरी महिलाओं को गारंटी रोजगार देने के लिए अधिनियम, इस कॉन्सेप्ट पर आधारित है ये आर्टिकल पूरा। इसको डिस्कस करके समझेंगे हम लोग। क्या है कि प्रस्तावित है ये प्रस्तावित महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम। क्या है इसमें? तो महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम एक प्रस्तावित विधान है जिसका उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को, विशेष रूप से महिलाओं के लिए संबोधित करना है, जो विशेष रूप से शहरी महिलाओं के लिए रोजगार के अवसरों की गारंटी की मंशा रखता है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, मनरेगा, आपने सुना होगा। क्या है ये भाई? तो ये ग्रामीण एरिया में जो अनस्किल्ड लोग होते हैं उनके लिए गारंटी जब मैं बोल रहा हूँ तो गारंटी किस प्रकार से होता है? तो अगर आपने मनरेगा के तहत में अप्लाई किया तो भारत सरकार आपको रोज़गार देगी ही देगी। साल में 180 दिनों का या कम से कम 90 से 100 दिनों के आसपास में है, प्रावधान ऊपर नीचे हो सकता है, देखिएगा, रोजगार देगी। और अगर रोजगार नहीं दे पाती है तो भारत सरकार आपको बेरोजगारी भत्ता मुहैया करवा देगी, अगर आपने मनरेगा के तहत में अप्लाई कर दिया है तो। अब इसी तरीके का एक स्कीम लोग आइडिया में आया कि क्यों ना शहरी जो महिलाएं हैं उनके लिए गारंटेड रोजगार अधिनियम लाया जाए मनरेगा के जैसा, जिसे शहर में रहने वाली महिलाएं अगर रोजगार के लिए अप्लाई करती हैं तो उनको गारंटेड कोई ना कोई रोजगार मिलना चाहिए। और महिलाओं को रोज़गार मिलने से क्या होगा? तो कहीं न कहीं घर का सशक्त होता है, महिलाएं सशक्त होती हैं, समाज जागृत होता है थोड़ा सा। कुछ दिन पहले एक बहुत बड़े टीचर महिलाओं को रोज़गार पर कमेंट कर रहे थे, वो बेहद बेहुदा कमेंट था, नहीं करना चाहिए कि अच्छा था। देखिए, महिलाओं को रोज़गार मिलने से बहुत सारे बेनिफिट ही होते हैं। कई सारे लोग आ जाते हैं बोलने के लिए कि पुरुषों को रोज़गार मिलता है तो पुरुष के साथ साथ पूरे घर को रोज़गार मिलता है, महिलाओं को भी रोज़गार मिलता है, तो सेम ही कंडीशन होता है, कोई अलग नहीं होता है। कुछ भी टीका टिप्पणी करने से पहले बचना चाहिए, ठीक है। और महिलाओं को रोज़गार क्यों मिलना चाहिए भाई? कई सारे लोग बात करते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता तो चाहती हैं लेकिन जिम्मेवारी नहीं उठाना चाहती हैं, ये बोलते हैं कई सारे लोग, सुना होगा आपने। जिम्मेदारी तब उठाया जाता है जब आप स्वतंत्र होते हैं। भारत पहले स्वतंत्र हुआ तब जाके जिम्मेदारी उठाया भारत ने अपना, उससे पहले भारत ने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाया था क्योंकि हम स्वतंत्र नहीं थे। तो स्वतंत्रता पहली शर्त होती है, तब जाके आप जिम्मेदारी उठाते हैं। आपको अगर घर में बंद करके रख दिया जाए और आपके पढ़ाई लिखाई हर चीज़ पर प्रतिबंध लगा के फिर आपको बोला जाए कि जिम्मेदारी उठाओ, कैसे उठाएंगे आप? ठीक है, इसलिए महिलाओं के लिए रोज़गार गारंटी अगर आ रहा है तो वो सही चीज़ है, आना ही चाहिए। पुरुषों के लिए तो ऑलरेडी है ही, पुरुष महिला सब के लिए है, लेकिन स्पेसिफिक महिलाओं के लिए भी होना चाहिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, उद्देश्य क्या है इसका? WUEGA का लक्ष्य शहरों में पुरुष और महिलाओं के बीच रोजगार के अवसरों में अंतरालों को दूर करना।
क्यों इस तरह की योजनाओं का भाई आवश्यकता पड़ रहा है? क्योंकि रोजगार में अंतर है। जिस शहर में पुरुष जो हैं वो 80% कार्यशील हैं, उस शहर में महिलाएं 30 से 35% के बीच में कार्यशील होती हैं। क्यों नहीं बाकी लोग काम करते हैं? क्यों घर का एक ही सदस्य काम करे? आने वाले जो समय होगा उसमें घर का हर सदस्य काम करेगा। हाँ, इसकी नैतिक बाधाएं और नैतिक चिंताएं हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इससे क्या क्या चिंताएं उत्पन्न होंगी, लेकिन एटलीस्ट पहले काम तो मिले। देखिए अगला क्या लिखा हुआ है, WUGA का सुरक्षा जाल और सुरक्षा प्रदान करने के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने, शहरी कार्यबल उनकी भागीदारी को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेगा। IMF ने बोला था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने बोला था कि अगर भारत महिला पुरुष समानता को हासिल कर लेता है तो भारत की इकॉनमी 25% के करीब में बढ़ेगी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि हम आधे से ज़्यादा जनसंख्या जो है हमारी, आधी जनसंख्या, उसको हम काम के लायक ही नहीं मानते हैं। इसीलिए इस तरह की चीज़ें हमें देखना पड़ता है। रोजगार की गारंटी, WUGA महिलाओं को प्रतिवर्ष न्यूनतम कार्य दिवस उदाहरण के 150 दिन की गारंटी का प्रस्ताव करता है। स्थानीय कार्य, महिला के निवास उचित 5 किलोमीटर के भीतर कार्य अवसर सृजित किए जाएँ। अभिगम में अवसंरचना, कामकाजी माताओं के समक्ष विद्यमान चुनौतियों का समाधान करने के लिए कार्यस्थल पर बाल देखभाल केंद्र जैसी आवश्यक सुविधाओं के प्रावधान भी शामिल हो सकते हैं। कौशल विकास प्रस्ताव, उपलब्ध कार्य अवसर और आवेदक समूह, महिलाओं की योग्यता के बीच किसी भी कौशल अंतराल को दूर करने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम भी शामिल हो सकते हैं। महिला नेतृत्वकारी प्रबंधन, यह प्रस्ताव करता है कि WUGA प्रबंधन कर्मचारियों में एक उल्लेखनीय भाग महिलाओं का हो। मैनेजमेंट में महिलाओं का उल्लेखनीय योगदान होना चाहिए। WUGA के अंतर्गत कार्यक्रम प्रबंधन कर्मचारियों को कम से कम 50%, आदर्श रूप से 100% महिलाओं का होना चाहिए, ऐसा प्रस्तावित है। प्रस्तावित मतलब इस कॉन्सेप्ट को अभी फ्लोट किया जा रहा है ताकि सरकार इसको शुरू करे। समर्थनकारी उपाय, कल्याण बोर्डों में स्वचालित समावेशन जैसे प्रोत्साहन उपाय अपनाए जा सकते हैं। मातृत्व अधिकार पेंशन प्रदान करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य कर सकते हैं। आपातकालीन निधि के लिए स्रोत के रूप में भी कार्य कर सकते हैं। मोटा मोटी बात ये कहा जा रहा है कि भाई महिलाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। प्रस्ताव अलग अलग रखे जा रहे हैं, इसमें कितने प्रस्ताव स्वीकृत होते हैं और कितने अस्वीकृत वो अलग चीज़ है, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा स्कीम लाना चाहिए जिससे क्या हो, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सके। सशक्तिकरण कोई शब्द नहीं है गुरु, सशक्तिकरण एक नीड है, समाज का नीड है। महिलाएं मजबूत हों, ये समाज की आवश्यकता है। महिला शहरी रोजगार गारंटी अधिनियम की आवश्यकता क्यों है, क्यों इसकी आवश्यकता है, इसमें बाधाएं क्या हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। महिलाओं को रोजगार देना इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि अलग अलग लीव के प्रावधान हैं। मैटरनिटी लीव से लेकर अलग अलग लीव के प्रावधान हैं जो कहीं ना कहीं कठिन बनाते हैं उनके रोजगार को। रोजगार मिलता भी है तो समान वेतन नहीं मिल पाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। आज भी हम महिलाओं को कम क्षमता मानते हैं, जिसके कारण से उनके जो वेतन होते हैं वो अक्सर कम होते हैं पुरुषों की तुलना में। ऐसा नहीं होना चाहिए। शहरी रोजगार में लैंगिक असमानता है। शहरी रोजगार में लैंगिक असमानता है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार 2023 के अंतिम तिमाही में केवल 22.9% शहरी महिलाएं ही कार्यरत हैं। 22.9%, बहुत ही कम होता है ये। शहरी क्षेत्र में कार्यबल से बाहर मौजूद महिला 15 से 59 वर्ग की जो महिलाएं हैं, लगभग में 11 करोड़ महिलाएं कार्यबल से बाहर हैं। ये 11 करोड़ लोग काम करेंगे तो देश को कितने सारे और हाथ मिलेंगे काम करने के लिए। मौजूदा शहरी रोजगार योजनाएं महिलाओं के समक्ष विद्यमान इन विशिष्ट चुनौतियों को उपयुक्त रूप से संबोधित नहीं करती हैं। वर्तमान में जो शहरी रोजगार योजनाएं हैं वो महिलाओं के विशेष रूप से ध्यान केंद्रित नहीं करती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण और सतत विकास, WUGA शहरी महिलाओं को गारंटीकृत रोजगार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाएगा। न्यूनतम कार्य दिवस सुनिश्चित करने से यह महिलाओं को अपने घर समुदाय में योगदान कर सकने में सक्षम बनाएगा। लैंगिक समानता, आर्थिक सशक्तिकरण सहित सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक हो गया है। ऐसा माना जा रहा है कि आजकल के दौर में आपको इस चीज़ को आवश्यक रूप से लाना चाहिए जिससे समाज जो है वो सशक्त बने। रील देखकर और जोक देखकर, मीम देखकर महिलाओं का अंदाज़ा मत लगाइए। अपने आस पड़ोस में देखिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। बच्चों की देखभाल और समर्थनकारी अवसंरचना, शहरी महिलाओं के बीच शिक्षा के उच्च स्तर के बावजूद सामाजिक मानदंड ऐसे हैं। सुरक्षा चिंता है,
परिवहन तक सीमित पहुंच जैसे विभिन्न कारकों के कारण कार्यबल में उनकी भागीदारी कम बनी हुई है। सामाजिक मानदंड बहुत कठोर होते हैं कि घर से कितने समय से बाहर जाना है, कब लौट के आ जाना है। पुरुष देर रात को काम करके आए तो मेहनती होता है, महिलाएं देर रात को काम करके वापस आए तो वो उनके कैरेक्टर पर झट से सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। तो यही हमारे समाज की वो मानदंड है जिसके कारण से कार्य करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। WUEGA कार्यस्थल पर बाल देखभाल सुविधाओं की आवश्यकता पर बल देता है। ये प्रावधान महिलाओं को उनकी देखभाल संबंधी जिम्मेदारियों समझौता किए बिना रोजगार में भाग लेने में सक्षम बनाएगा। महिलाओं के ऊपर में जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। घर की जिम्मेदारी के साथ साथ बच्चों की भी जिम्मेदारी महिलाओं की ही होती है ना। और जिसके तहत क्या होता है भाई कि बच्चों की देखभाल की सुविधा भी उपलब्ध होना चाहिए कार्यस्थल पर। उनको इस तरह के मासिक लीव भी मिलना चाहिए जब उनको कुछ शारीरिक बाधाएं उत्पन्न हो तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो WUEGA के तहत में लाए जा सकते हैं और वुमेन को गारंटीकृत रोजगार प्रदान किया जा सकता है। सफल ग्रामीण रोजगार योजनाओं से सबक लेना। WUEGA मनरेगा जैसे सफल ग्रामीण रोजगार योजनाओं से प्रेरणा ग्रहण करते हुए शहरी संदर्भ के लिए सदृश मॉडल को अपना सकता है। मनरेगा के तहत में महिलाएं जो हैं वो काफ़ी हद तक सशक्त हो रही हैं, उनको रोजगार मिल रहा है, वो रोजगार के लिए जाती हैं, काम करती हैं। तो इसलिए मनरेगा से सबक लेकर हम शहर के लिए इसी प्रकार का गारंटीकृत एक योजना ला सकते हैं जो महिलाओं के लिए हो। WUEGA मौजूदा ढांचे अनुभवों का लाभ उठाकर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सिद्ध रणनीतियों का निर्माण कर सकता है। कौन? तो WUEGA के तहत आर्थिक वृद्धि और विकास की संभावना भी होगी। इससे महिलाओं को रोजगार दर में वृद्धि, श्रम शक्ति का विस्तार हो सकता है, उत्पादकता बढ़ सकती है। WUEGA में शहरी महिलाओं को प्रतिभा और सक्षमताओं का उपयोग करते हुए व्यापक आर्थिक विकास लक्ष्य में भी योगदान दे सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई देश के जो आर्थिक विकास का ढांचा है ना वो और सुदृढ़ होगा। शहर में जो महिलाएं पढ़ी लिखी हैं लेकिन सामाजिक मानदंड के कारण से, कुछ चुनौतियों के कारण से रोजगार नहीं कर पा रही हैं, उनको रोजगार दो, जिससे देश का डेवलपमेंट तेज होगा, आय भी बढ़ेगी लोगों का। और क्या होगा भाई, घर में जो महिलाएं हों ऐसे ही फालतू बैठ के टीवी नहीं देखेंगे, उनको भी काम मिलेगा कुछ। ठीक है, तो इससे सामाजिक वातावरण भी कहीं ना कहीं सुदृढ़ होता है। आगे चलिए देखिए अगला क्या। इस ग्राफ में ये बोला गया है कि भाई महिलाएं जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो कार्य में ज़्यादा लौट रही हैं शहरी क्षेत्र की तुलना में। देखिए कोविड के दौरान एक बड़ा ही अद्भुत सा सर्वे आया था। कोविड के पश्चात जब वर्क फ्रॉम होम जो है ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कमज़ोर हुआ, कैंसिल हुआ और बहुत सारी कंपनियों ने ऑफिस आकर काम करना फिर से शुरू करवाया, तो उसके बाद बहुत सारी महिलाओं ने रोज़गार को छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया। ठीक है, अगला देखिए क्या है कि चुनौतियां कौन कौन सी आ सकती हैं। वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर में वित्तीय बोझ बढ़ सकता है गारंटीकृत रोजगार योजना से। स्थानीय क्षेत्र में रोजगार सृजन, किसी महिला के निवास उचित, उदाहरण के लिए 5 किलोमीटर भीतर पर्याप्त विविध कार्य अवसर सृजित करना, ये काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। कैसे आप किसी के घर के समीप से 5 किलोमीटर में उनको रोजगार दे देंगे? क्योंकि हर शहर में इंडस्ट्रियल एरिया जो है या जहाँ पर काम रोजगार सृजित होते हैं वो किसी विशेष क्षेत्र तक केंद्रित होते हैं। पूरा शहर में उसका फैलाव तो नहीं होता है, लेकिन रेसिडेंशियल इलाका तो पूरे शहर में ही है। तो किस प्रकार से 5 किलोमीटर के दायरे में आप रोज़गार दे सकते हैं? शहर को इतना सुरक्षित बनाया जाए कि 50 किलोमीटर दूर जाकर भी महिलाएं रोज़गार कर पाएँ। थोड़ा सा अलग तरीके से देखने की हमें ज़रूरत है। क्यों ना हम इस तरह का शहर बना पाए हैं आज भी कि 50 किलोमीटर दूर भी आसानी से एक दिन में जाकर महिलाएं रोज़गार करके घर वापस आ सकें। दिल्ली में नहीं होता है क्या? नोएडा में रहने वाली महिलाएं गुड़गांव में काम कर सकती हैं, गुड़गांव में रहने वाली नोएडा में कर सकते हैं। दिल्ली में हमने उस तरह का वातावरण तो बनाया ही है ना, है भाई, अपने ही देश में है, बेंगलोर में है, पुणे में है, तो पूरे देश के सभी हिस्सों में क्यों नहीं हो सकता है? कभी सोचा है आपने? तो इस चीज़ पर हमें काम करना चाहिए, न कि किलोमीटर बांध कर काम करना चाहिए। सुरक्षा संबंधी चिंताएं तो होंगी ही, आपको पता ही है हमारा समाज ऐसा ही है जहां पर महिलाएं सबसे ज़्यादा असुरक्षा का फील करती हैं, सबसे ज़्यादा असुरक्षित होती हैं। तो इस पर भी हमें काम करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी चिंता में से एक होगा। महिलाओं के दिमाग में भी ये चिंताएँ ज़्यादा होती हैं, है ना। मतलब रियल में असुरक्षा हो ना हो, लेकिन हमारा जो सामाजिक ताना बाना है बचपन से, इतनी तरह के असुरक्षाएं हम उनको गिना देते हैं ना अपने आस पड़ोस, कि उनको असुरक्षा नहीं होते हुए भी फील होता है कि असुरक्षा ही है चारों तरफ। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। कई सारे लोग दिल्ली के बारे में जो ऑर्थोडॉक्स विचार रखते हैं कि दिल्ली जाओ तो अकेली लड़की है, कैसे जाएगी, क्या करेगी, कहाँ जाएगी, कुछ नहीं होता है गुरु। 3 करोड़ लोग रहते हैं यहाँ। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, असुरक्षा ज़्यादा ज़मीन पर होने से ज़्यादा कई बार क्या होता है समझ में हो जाती है, सोच में हो जाती है, क्योंकि बचपन से हम डराते ही आ रहे हैं।
तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है, तो एक चुनौती के तौर पर काम करेगा। कौशल अंतराल भी देखा गया है। पढ़े लिखे होने का मतलब स्किल्ड होना नहीं होता है, तो पहले स्किल डेवलपमेंट पर हमें काम करना पड़ेगा, तब जाके हम रोजगार पर बात कर सकते हैं। कानून और नौकरशाही संबंधी बाधाएं भी होंगी। उसके अलावा क्षमता निर्माण पर भी हमें काम करना पड़ेगा। सभी स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधन में कम से कम 50% महिलाओं को उपस्थित सुनिश्चित कराना आरंभ में कठिन सिद्ध हो सकता है। क्योंकि 50% महिलाओं से ज़्यादा हमें जो कंपनियां होती हैं, जो प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो किस पर ध्यान देती हैं? उनको लैंगिक समानता स्थापित करने में कोई उनका दिलचस्पी नहीं होता, उनको होता है काम कराने में। अब जो पुरुष 5 साल से काम करते आ रहे हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है, उनको हटाकर तो महिलाओं को नहीं लगाया जाएगा ना, क्योंकि पुरुष भी तो इसी समाज का हिस्सा है। किसी एक का अधिकार छीन कर दूसरे को तो नहीं दिया जा सकता, बल्कि दोनों के समान रूप से दिया जा सकता है। तो ये भी एक चुनौती हो सकता है कि भाई 50% तक किस प्रकार से महिलाओं का कार्यबल बढ़ाया जाए। कानून और नौकरशाही संबंधी चिंताएं तो हैं ही, सामाजिक मानदंड और लैंगिक रूढ़िवादिता भी एक बहुत बड़ी चिंता है। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। क्यों मिलना चाहिए, क्या उसमें चुनौतियां हैं, क्या समाधान हो सकता है, ये आप सोचिएगा। अगले टॉपिक पर हम लोग चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगली न्यूज़ दो न्यूज़ है, देखिए क्या क्या है। उसके पश्चात और भी है। सेंटर टू रोप इन इसरो टू प्रोवाइड इंटरनेट इन 80 रिमोट ट्राइबल विलेज। देखिए भारत सरकार इसरो के साथ में काम कर रही है। इसरो के साथ में कौन सा मंत्रालय, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो है वो इसरो के साथ मिलकर काम कर रही है कि जिन एरिया में हम इंटरनेट प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं अभी भी, किस एरिया में भाई, किस देश के किस हिस्से में। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है देश के अलग अलग ऐसे हिस्से जहाँ पर अभी तक हम इंटरनेट लेकर नहीं पहुँचे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ ऐसे रूरल इलाके, ट्राइबल इलाके जहाँ पर आज भी इंटरनेट की पहुँच नहीं हो पाई है। वहाँ पर इसरो जो है वो वीसैट के माध्यम से, वीसैट क्या होता है, वेरी स्मॉल एपर्चर टर्मिनल होते हैं, जिसका उपयोग टर्मिनल यानी कि एक जगह से डेटा संग्रहित करके दूसरे जगह पर डेटा को भेजना। डेटा का मतलब संचार का छोटे छोटे जो डेटा होते हैं। डेटा एक फ़ोटो भी हो सकता है, कुछ टेक्स्ट भी हो सकता है, एक म्यूजिक भी हो सकता है, एक वीडियो भी, सब डेटा ही होते हैं। ठीक है, तो डेटा रिले करना एक जगह से दूसरे जगह सैटेलाइट के माध्यम से, जिससे क्या हो भाई, इंटरनेट मोबाइल नेटवर्क ना होने के कारण से, या मोबाइल का जो क्या बोलते हैं टावर नहीं होने के कारण से अगर इंटरनेट नहीं पहुंच रहा है तो वो बाधाएं समाप्त हो जाएं। ट्राइबल एरिया में इंटरनेट पहुंचने से क्या होगा, मेन स्ट्रीम जो समाज है हमारा उससे जुड़ेंगे वो, और इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं वो एजुकेशन और भी जो सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट यानी कि ढेर सारी क्या है, तो सुख सुविधाएं उन तक पहुंचेंगी। इंटरनेट का मतलब होता है ढेर सारा क्षेत्र, इंटरटेनमेंट से लेकर और पढ़ाई तक सब कुछ उनके लिए उपलब्ध हो सकता है सुगमता से। सूचना तक, सही सूचना भी तो चाहिए कि भाई दुनिया में क्या चल रहा है, हम कहाँ पर हैं, तो ये सूचना भी इंटरनेट के द्वारा उन तक पहुँच सकती है। तो इसलिए कौन, तो भारत सरकार और इसरो ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि ट्राइबल एरिया में इंटरनेट को पहुँचाया जाए। इसके अलावा जो ट्राइबल मिनिस्ट्री है वो एम्स के साथ भी कोलैबोरेशन कर रही है कि जो ट्राइबल एरिया है उनमें हम उनके हेल्थ की जांच पड़ताल कर सकें कि भाई देखें वो कोई बीमारी से तो ग्रसित नहीं होते हैं, या जो भी स्वास्थ्य सुविधाएं उसको मुहैया करवा सकें। बस इतना ही ये न्यूज़ था। अगली न्यूज़ देखिए क्या है। एक बड़ा ही अद्भुत सा फोरम बनाया गया है, 12 अलग अलग संस्थाओं ने मिलकर इस चीज़ को बनाया है, जिसका नाम क्या रखा गया है, इसका नाम रखा गया AIKC। इसका मतलब क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉलेज कंसोर्टियम। ये 12 अलग अलग संस्थाएं हैं जिन्होंने मिलकर, देखिए यहाँ पर संस्थाओं का नाम लिखे हुए हैं, साइबर साथी, कम्युनिटी और बहुत सारी संस्थाएं हैं। कितनों के नाम याद रखिएगा, नाम मत ये ध्यान में रखिएगा। क्या है ये संस्था, सरकारी है ये नहीं, अलग से एक थिंक टैंक के तौर पर संस्था डेवलप की गई है, जो AI को लेकर समाज में क्या चल रहा है, क्या होना चाहिए, किस दिशा में हमारी पॉलिसी होना चाहिए, किस दिशा में हमें कानून बनाने चाहिए, किस प्रकार समाज को जागृत करना चाहिए, किस प्रकार से समाज के हर वर्ग को AI से जोड़ा जाए, इस चीज़ को लेकर विचार विमर्श करेंगी, सरकार से वार्तालाप करेंगे, सरकार के सामने कुछ प्रस्ताव रखेंगे, पब्लिक में जन जागरूकता फैलाएंगे, इस तरह के कार्यक्रम करेंगे। जिसके पश्चात इसी के लिए किसका गठन किया गया है, AIKC का गठन किया गया। आपको पता ही है कि आने वाला पूरा दौर ही है AI का दौर। इस संगठन ने बहुत सारे MP वगैरह से भी बातचीत की, जिन सब ने बताया, MP ने बोला, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
एक रिसर्च के दौरान इस संस्था ने बातचीत की। इस दौरान ये पता चला कि मेंबर हैं हमारे संसद के, उनमें से मैक्सिमम लोगों का यही है सोच कि एआई का ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच होना चाहिए, मानव के लिए एआई का उपयोग होना चाहिए, मानव के विकास एंड डेवलपमेंट के लिए इसका उपयोग होना चाहिए, न कि खराब चीज़ों के लिए उपयोग होना चाहिए। इस न्यूज़ में तो यही था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ देखिए क्या। अगली जो न्यूज़ है ये मैं आपको स्टैटिक में पढ़ाऊंगा। करंट में तो ठीक है भाई, इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है, कभी 5%, कभी 6%, कभी 4%, कभी 3%। लेकिन ये इन्फ्लेशन जो है ये एक्ट के द्वारा एक मैनेज किया जाता है जिसका नाम है FRBM एक्ट 2003। अब ये जो एक्ट है ना ये बेहद इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। स्टैटिक इकोनॉमिक्स में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है FRBM एक्ट। यूपीएससी ने 2021 में या 22 में आई थिंक पूछा है, देखिएगा ज़रा ध्यान से। 2022 यूपीएससी पीटी में पूछा है कि बजट के जो भाषण होते हैं वित्त मंत्री महोदय के, वो इतने बड़े क्यों होते हैं। बजट के अलावा उसमें ऐसे कौन से प्रावधान होते जिस कारण से बजट के भाषण इतने बड़े हो जाते हैं, एक एक घंटे तक वित्त मंत्री जी बोलती रहती हैं। तो इसका आंसर क्या था, उसमें 4 अलग अलग ऑप्शन दिए हुए थे। उसका आंसर था FRBM एक्ट के तहत में बहुत सारे प्रावधान जो है वो बजट में शामिल किए जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमारा इस पर खर्च हो जाता है कि इन्फ्लेशन को कहाँ से कहाँ तक रखना है, इन्फ्लेशन को किस प्रकार से मैनेज किया जाए, इसलिए बजटीय भाषण कई बार बड़े बड़े हो जाते हैं, ऐसा कहा गया था। यूपीएससी का सवाल है पीटी का। देखिएगा सवाल का शब्द थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है लेकिन मूल आत्मा तो यही थी सवाल की। तो FRBM एक्ट को समझते बाकी इन्फ्लेशन ऊपर नीचे होता रहता है। इन्फ्लेशन दरअसल में होता क्या है, सबसे सामान्य भाषा में समझें, बिल्कुल लेमैन की भाषा में, तो महंगाई ही इन्फ्लेशन होता। महंगाई कैसा, कल जो केला था आज भी तो वो केला ही है, ठीक है, ये तो ठीक है ना। लेकिन कल ये 10 रुपये का मिल रहा था, आज 12 रुपये का क्यों मिल रहा है। 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण हो सकता है कि केले का प्रोडक्शन जो है वो कम हो गया हो। दूसरा कारण ये हो सकता है कि जो रुपए की वैल्यू है वो 10 रुपये की जगह 12 रुपये हो गई हो, यानी कि रुपए का डिवैल्यूएशन हो गया हो। पहले आपको 10 रुपये के 10 टॉफ़ी मिल जाते थे, आज 10 रुपये का आपको 8 ही मिल रहे हैं, यानी कि डिवैल्यूएशन हो गया है रुपए का, खरीदने की शक्ति कम हो गई है। या तो ये हो सकता है कि वो टॉफ़ी जो है उसका प्रोडक्शन क्या हो गया हो, टॉफ़ी सस्ती हो गई हो। तो इसी को कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन सामान्य तौर पर महंगाई से संबोधित किया जाता है जिसमें देश में कैश का फ्लो जो होता है, लिक्विडिटी जिसको बोला जाता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, तरलता, इसको मैनेज किया जाता है, देखा जाता है कितना हो रहा है। इन्फ्लेशन बिल्कुल कम भी नहीं होना चाहिए, जीरो भी नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए जिससे इकोनॉमी को नुकसान होता है। दोनों ही परिस्थिति में इकोनॉमी को नुकसान होता है। जब हमारा पैसा बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो कम हो जाएगा। सही सुन रहे हैं आप, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो जाएगी, तो इससे भी हमें नुकसान होगा। जब हमारा पैसा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा तो जो हमारा इंपोर्ट है वो हद से ज़्यादा महंगा हो जाएगा, क्योंकि डॉलर क्या होगा, महंगा मिलेगा हमें। कमज़ोर और मजबूत किसके तुलना में, तो हम सामान्य तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा से कंपेयर करके तुलना करते हैं कि $1 कल 50 रुपये का था, आज $1 80 रुपये का है, यानी कि हमारे पैसे का डिवैल्यूएशन हो गया है। ठीक है, इतना तो समझ गए होंगे आप। चलते हैं FRBM एक्ट को समझते हैं। मुद्रास्फीति दरअसल में यही होता है। मुद्रास्फीति मैनेज करने का काम कौन करती है गुरु, तो मौद्रिक पॉलिसी कमेटी MPC RBI फॉर्म करती है। इसको पता ही है आपको, कुछ दिन पहले मैंने सवाल ही पूछा था। और अलग अलग टूल होते हैं इसके पास। CRR टूल होता है, नल है, ये सब नल को टाइट कर देती है, नल को खोल देती है। SLR टूल है, BR टूल है, RR टूल है, RRR टूल है, ये सब के सब टूल हैं। रिवर्स रेपो रेट, करंट रिजर्व रेशियो और SLR, फिर BR बैंक रेट, सारे के सारे होते हैं। ये सारे नल हैं। इन नल को टाइट कर देती है तो कैश का फ्लो कम हो जाता है, नल को थोड़ी सी खोल देती है तो कैश का फ्लो बढ़ जाता है देश में। इतना ध्यान में रखेंगे आप लोग। FRBM को अब समझ लीजिए क्योंकि वो आपके लिए स्टैटिक रूप से PT मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, FRBM अधिनियम 2003 के अगस्त में इसको लागू किया गया था। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट, राजकोषीय उत्तरदायित्व एंड बजट प्रबंधन शब्द अंत में लगा हुआ है, इसीलिए यूपीएससी ने इसको पूछ लिया। FRBM तो सब पढ़ते हैं लेकिन उसके फुल फॉर्म में बजट प्रबंधन भी है, ये भूल जाते हैं। और उसने यही पूछा कि बजट जो होता है इतना बड़ा बड़ा भाषण क्यों पढ़ाया जाता है, इतना बड़े शब्द इतने बड़े क्यों होते हैं,
इतने सारे डॉक्यूमेंट क्यों होते हैं? क्योंकि FRBM उसमें बजट मैनेजमेंट शब्द जुड़ा हुआ है। FRBM एक्ट के कारण से बजट जो है वो इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। इसका उद्देश्य केंद्र सरकार को राजकोषीय प्रबंधन, दीर्घकालिक व्यापक आर्थिक स्थिरता के संबंध में अंतर पीढ़ीगत समानता सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार बनाया है। मोटा मोटी ये कि पैसा रुपया देश का अच्छे से मैनेज हो, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छे से मैनेज हो देश और राज्य का, इसीलिए इसको बनाया गया था। बड़े बड़े शब्द जो होते इकोनॉमिक्स में आपको परेशान करेंगे। इकोनॉमिक्स यानी कि टर्मिनोलॉजी, जिसका टर्मिनोलॉजी क्लियर उसका इकोनॉमिक्स बिल्कुल क्लियर, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। सबसे आसान सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स। 10 गो टॉपिक पढ़ना है पूरे इकोनॉमिक्स में, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। उसके अलावा केवल करंट पढ़ना है, ठीक है। इस अधिनियम में केंद्र सरकार के ऋण व घाटे की सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। किसका? केंद्र सरकार के ऋण और घाटे की सीमा निर्धारित करने की परिकल्पना की गई है। इसमें राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक सीमित कर दिया गया कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का GDP का 3% तक रहना चाहिए। क्या राजकोषीय घाटा शून्य हो जाना चाहिए? 3% क्यों किया गया? कभी आपने सोचा? क्योंकि थोड़ा बहुत राजकोषीय घाटा रखना होता है, क्योंकि दुनिया भर से हम लोन वोन लेते हैं तो उसमें हमें थोड़ी सी मदद मिल जाती है। देखो भाई साहब, हमारा राजकोषीय घाटा में ऋण दे दो, अभी इतना ही समझ के चलिएगा, ठीक है। इसलिए इसको जीरो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सरकार का खर्च हमेशा सरकार की आमद से ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्य भी वित्तीय रूप से विवेकपूर्ण हो, वर्ष 2004 में 12वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं में राज्य को प्रदत्त ऋण को उनके द्वारा समान कानूनों के प्रवर्तन से संबद्ध किया गया। तब से राज्य ने अपने अपने वित्तीय उत्तरदायित्व विधान, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेशन को लागू किए हैं। उनके वार्षिक बजट घाटे पर GDP के 3% के सदस्य सीमा निर्धारित करते हैं। राज्यों ने भी अपने यहाँ पर फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए एक लेजिस्लेशन को लागू किया है। ओके, अगला देखिए क्या है इसमें बोला गया। यह केंद्र सरकार के राजकोषीय परिचालन व मध्यम आवधिक ढांचे में राजकोषीय नीति का परिचालन अधिक पारदर्शिता को भी अनिवार्य बनाता है। केंद्र सरकार के बजट में एक मध्यम आवधिक राजकोषीय नीति, मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट शामिल होता है, जो 3 वर्षीय समय सीमा वार्षिक राजस्व और राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को निर्दिष्ट करता है। राजकोषीय घाटा क्या होता है? बहुत सारे लोग टर्मिनोलॉजी से परेशान होंगे इसमें। राजकोषीय घाटा होता है भारत सरकार ने जितना राजकोषीय आय प्राप्त किया है और जितना राजकोषीय व्यय किया है, उन दोनों को घटा दीजिए तो आपको राजकोषीय घाटा मिल जाएगा। जैसे आपके घर से मान लीजिए 10,000 रुपया आया है और आपने 11,000 रुपये खर्च कर दिए हैं, तो आपका घाटा कितना हो गया? 1,000 रुपये का उधार लेकर आएंगे आप किसी से, तो यही है वो राजकोषीय घाटा आपका। इसी प्रकार से सरकार का भी है। बहुत आसान होता है इकोनॉमिक्स, बस उसको जोड़ना सीखिए अपने आस पड़ोस की चीज़ों से, ठीक है। तो यही है सरकार का राजकोषीय घाटा। सरकार को राजकोष से जितने पैसे प्राप्त हुए हैं और जितने सरकार ने राजकोष से व्यय कर दिए हैं, व्यय हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार या दुनिया की किसी भी सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वही राजकोषीय घाटा होता है। बस इसी को मैनेज करने के लिए FRBM एक्ट बनाया गया। इतना भी ध्यान रखेंगे तो एग्जाम में आपका सारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं। इस अधिनियम को लागू करने के नियमों को जुलाई 2004 में अधिसूचित किया गया। इन नियमों को वर्ष 2018 में संशोधन किया गया था और हाल ही में एक संशोधन मार्च 2023 के लिए 3.1% का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। NK सिंह समिति क्या है? ये NK सिंह क्या है समिति भाई? तो वित्त आयोग है। 2016 में गठित अनुशंसा की थी कि सरकार को 31 मार्च 2020 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% तक करने का लक्ष्य रखना चाहिए, जिसे घटाकर 2021 में 2.8% और 2023 में 2.5% करना चाहिए। यानी कि धीरे धीरे हरे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा? राजकोषीय घाटे की हमने सीमा जो रखी थी 3% के आसपास, उसको हमें कम करते 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 कहाँ तक ले जाना है? धीरे धीरे हमें कम करना है। NK सिंह जी ने कब बोला था? 2016 में गठित समिति ने बोला 2020 तक के, लेकिन 2020 में हुआ क्या? कोरोना। और उसने सरकार का राजकोषीय घाटे की ऐसी की तैसी करके रख दी, क्योंकि भारत सरकार को बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ा कोरोना प्रबंधन में, और उस समय आमद भी कम हो गई थी क्योंकि काम धंधे सारे बंद हो गए थे, इसलिए भी थोड़ा सा नुकसान ज़्यादा हुआ। FRBM अधिनियम के तहत कुछ छूट भी दिया गया है। भारत सरकार को बोला गया कि कुछ ऐसी विशेष परिस्थिति बन जाए तो FRBM अधिनियम के तहत में आपको छूट दी जाती है। एस्केप क्लॉज, कुछ आधारों पर FRBM में एस्केप क्लॉज का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा, युद्ध हो गया, राष्ट्रीय आपदा, कृषि का पतन, संरचनात्मक सुधार, कुछ ऐसा करना हो तो आपको थोड़ी सी छूट प्रदान की गई है। भारत सरकार को थोड़ी छूट प्रदान की गई है। किसी तिमाही में वास्तविक उत्पादन वृद्धि में पिछली 4 तिमाही का औसत से कम 3% अंक की गिरावट हो गई है, तो इस तरह की चीज़ों में आपको FRBM में छूट मिल सकता है। टॉपिक कहाँ था?
टॉपिक था इन्फ्लेशन पर। मैं एफआरबीएम पर क्यों आया? क्योंकि एफआरबीएम मुझे आपको पढ़ाना भी था। और एमपीसी मौद्रिक नीति कमेटी, इसका लक्ष्य होता है कि इन्फ्लेशन को 4 से 6% के बीच बनाकर रखा जाए। 6% ज़्यादा इन्फ्लेशन भी नुकसानदेह होता है और 4% से कम का इन्फ्लेशन भी नुकसानदेह होता है। एफआरबीएम का लक्ष्य क्या है कि राजकोषीय घाटे को सीमित किया जाए, राजकोषीय घाटे को 3% या उससे कम रखा जाए हमेशा। तो एफआरबीएम एक्ट और एमपीसी दोनों को क्लियर रखिएगा। इकोनॉमिक्स का स्टैटिक टॉपिक था, इसलिए मुझे पढ़ाना था, तो इसलिए मैंने आज पढ़ाया इसको। बेहद इंपॉर्टेंट है, ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे कभी भी एग्जाम में मौद्रिक स्फीति का रेट क्या है वर्तमान में, ये नहीं पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाता है, क्योंकि वो कोई काम का नहीं होता है, बढ़ता घटता रहता है, हर तिमाही 2 माही में बढ़ जाता है। आपसे क्या पूछा जाएगा? एफआरबीएम। आपसे क्या पूछा जाएगा? मौद्रिक पॉलिसी कमेटी, जिसमें 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर जो होते हैं वो बाहरी होते हैं और 3 आंतरिक होते हैं। 3 जो मेंबर होते हैं भारत सरकार के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और 3 जो होते हैं वो आरबीआई संबंधित होते हैं। आरबीआई गवर्नर का जो वोट होता है वो निर्णायक वोट होता है एमपीसी में, और एमपीसी जो है वो देश में मुद्रा के प्रवाह को नियंत्रित करती है, इन्फ्लेशन वगैरह को नियंत्रित करती है। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है केरल से संबंधित है। केरल गवर्नमेंट ने सरकारी ओटीटी लॉन्च किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, सरकारी ओटीटी का मतलब जैसे अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स वगैरह तो यूज़ करते होंगे, या हॉटस्टार, जियो सिनेमा जो है, ये सब के सब ओटीटी भी हैं। ओटीटी है क्या होता है? ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होता है। अब केरल सरकार ने सी स्पेस नाम से एक ओटीटी लॉन्च किया। केरल का सरकारी ओटीटी होगा, जिसमें 75 रुपये या मामूली उससे भी कम दाम पर आप मासिक रूप से क्या कर सकते हैं, वीडियो वगैरह, मूवी वगैरह, पढ़ाई लिखाई सब कुछ कर सकते हैं। तो ये केरल सरकार का ओटीटी है। सरकार समर्थित ओटीटी पहली बार देश में लाया गया है और लॉन्च किया गया है। तो सरकार का ओटीटी है सी स्पेस, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट होगा, पूछ लेगा आपसे। अगला न्यूज़ देखिए क्या है कि स्वीडन ने ऑफिशियली अब ज्वाइन कर लिया है नाटो को, 32वां मेंबर बना है। 31वां मेंबर कौन था? तो फिनलैंड था। आपको बताया ही था मैंने कि स्वीडन के नाम पर हरी झंडी सबसे अंत में किसने दी? तो हंगरी ने दी है। हंगरी ने हरी झंडी दे दी। अब स्वीडन जो है ये ऑफिशियली नाटो का हिस्सा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय से ये देश जो था ये किसी भी गुट का सदस्य नहीं रहता था, ना तो यूएसएसआर का और ना तो यूएस के गुट का सदस्य था ये। लेकिन पहली बार इसने अपनी गुट निरपेक्षता को छोड़ा है, क्योंकि इसके ऊपर संकट आ पड़ी है। रूस के सीमा पर स्थित है और इसने सोचा कि अगर हम नाटो को ज्वाइन कर लेंगे तो जिस तरह से रूस ने यूक्रेन का हाल किया वो हाल हमारा नहीं होगा। इसलिए इसने क्या किया, अंततः नाटो को ज्वाइन कर लिया और ये अब नाटो का मेंबर है। अगली जो न्यूज़ है वो क्या है? तो ये नाजी कैंप में रही थी और नाजी कैंप की क्रूरता की इन्होंने आर्ट के द्वारा दिखाने की कोशिश की थी। अलग अलग पेंटिंग बनाए थे। इनका नाम था जोस्टे मोलैंड। तो इनकी डेथ हो गई है और 100 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। नाजी कैंप में इन्होंने समय बिताए थे। जोस्टे मोलैंड इन्होंने बेहद दुनिया के सबसे कुछ प्रसिद्ध, क्यों? क्योंकि नाजी दौर की क्रूरता को दिखाने वाला, नाजी यानी कि हिटलर दौर के हिटलर के कैंप के अंदर ये रही थी और उस कैंप की क्रूरता को दिखाने के लिए इन्होंने जो आर्ट बनाए वो काफ़ी फेमस हुए थे। बस इनके बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा। इनका डेथ हो गया है, तो आपसे ये पूछ सकता है कि हाल ही में जोस्टे मोलैंड जी का डेथ हुआ, ये किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये कला से संबंधित हैं। इन्होंने नाजी क्रूरता को कला के माध्यम से दिखाया था। अगले न्यूज़ पर चलते हैं। अगली जो न्यूज़ है ये बेहद इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें? तो भाई इंडिजिनस एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, बम को ढूंढने वाला सेंसर एक्सप्लोसिव डिटेक्टर, जो आपने देखा होगा बम निरोधी दस्ते के हाथ में होता है बड़ा सा, तो वो बनाया गया है डीआरडीओ और देश की कुछ जो हमारी इंडिजिनस भारत की जो हमारी एजेंसियां अलग अलग जो डेवलपमेंट का काम करती हैं उनके द्वारा बनाया गया। अब देश की जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, 12 करीब एजेंसी देश में, एसपीजी, एनएसजी, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सब के सब अब किसका यूज करेंगे? तो ये अब देश में बने हुए एक्सप्लोसिव डिटेक्टर का यूज करेंगे। और एक्सप्लोसिव डिटेक्टर किसके द्वारा बनाया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड द डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। जरूर ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा, तो यहाँ पर लिखा हुआ। अब इसमें 2 तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इन 2 तकनीकों के माध्यम से ये जो है ये एक्सप्लोसिव को डिटेक्ट कर लेंगे, बॉम्ब को डिटेक्ट कर लेंगे। पहला तकनीक का नाम है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री, और IMS बोला जाता है, आयन
मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री, इस तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें आयन जब मूव करते हैं तो वो सेंसर जो है उसी प्रकार से बनाया जाता है ताकि उसको डिटेक्ट कर सके। और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है जब भी कोई एक्सप्लोसिव अगर इस तरह के प्लांट किए जाते हैं तो वहाँ पर छोटा से छोटा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, तो उस आयन डिटेक्टर के माध्यम से हम उसको डिटेक्ट कर लेंगे। इसमें एक और तकनीक का उपयोग किया गया है, रमन बैक स्कैटरिंग तकनीक कहा जाता है। रमन बैक स्कैटरिंग तकनीक कहा जाता है, जिसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम में स्कैटर जब कोई चीज़ होता है तो उसको सेंस करके हम एक्सप्लोसिव का पता लगा सकते हैं। इस तकनीक को समझने से ज़्यादा है, इसको नाम बस ध्यान में रखिएगा ताकि एग्जाम में अगर पूछा जाए कि हाल ही में चर्चा में रहा आयन मोबिलिटी स्पेक्ट्रोमेट्री क्या है, तो ये एक थ्योरी है, एक बहुत ही बेहद इम्पॉर्टेंट क्या है तकनीक है, जिसका उपयोग सेंसर्स को बनाने में किया जाता है। आपको लगा होगा केवल एक्सप्लोसिव सेंसर, बहुत सारे सेंसर ऐसे हैं जहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। मेडिकल से लेकर लर्निंग से लेकर इन्वायरमेंट की लर्निंग से लेकर अलग अलग जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इन दो तकनीकों को भी ध्यान में रखिएगा और किसने बनाया है उसको भी ध्यान में रखिएगा, और इंडिजिनस यानी कि स्वदेशी रूप से हमने डेवलप किया है इसको भी ध्यान में रखिएगा। आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा है आपको ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।